नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2020 और जूनियर एडेड वैकेंसी के लिए हम प्राइमरी और जूनियर की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए जो SCERT की साइंस की बुक है उसके चैप्टर वाइज वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर जो है वो 4, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे SCERT कक्षा 6 की बुक का चैप्टर नंबर जो है वो 5। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिवर्तनों के प्रकार, फिर हम देखेंगे परिवर्तन जो है उनमें होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, फिर हम देखेंगे जो परिवर्तन है उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता। तो ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तन के संबंध में। तो परिवर्तन बहुत से होते हैं अलग अलग, जिसमें हम टाइप वाइज देखेंगे। सबसे पहला है आपका तीव्र तथा मंद परिवर्तन। अब प्रश्न आपसे यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं उसको भी साथ में समझते चलिए। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा तीव्र जो परिवर्तन है उसका उदाहरण है या नहीं है, और अलग अलग आपको वहाँ पर ऑप्शन यानी कि जो एग्जाम्पल होंगे वो दिए होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं तीव्र तथा मंद परिवर्तन में। तो जैसे कि दूध से दही बनना, दूध को नींबू डालकर फाड़ना, दोनों में हम क्या अंतर जो है वो देखते हैं। दूध से दही बनने में आपका अधिक समय लगता है, जबकि दूध में नींबू डालने पर दूध जो है वो जल्दी फट जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को हम मंद परिवर्तन कह रहे हैं और तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन हम कह रहे हैं। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन को हम कुछ और उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि गुब्बारे में हवा भरना, रसोई गैस का जलना, फूले गुब्बारे का फूटना आदि तीव्र गति से तथा नाखूनों का बढ़ना और बच्चों का बढ़ना धीमी गति से होने वाले परिवर्तन है। तो केवल और केवल आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि जब प्रश्न में पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल से ही संबंधित पूछा जाएगा। ये तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट क्लियर हो रही होंगी मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन के बारे में। साइड में आप चित्र भी जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि गुब्बारे में जो आप हवा भर रहे हैं तो तुरंत भर रही है, फूटती है तो तुरंत हवा निकल जाती है, तो ये आपका तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये आपका मंद परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये सभी आपके तीव्र और मंद परिवर्तन में आ जाएंगे। दूसरा देखते हैं हम अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। इसके अंतर्गत देखते हैं तो आपने देखा है कि हमारे चारों ओर होने वाले जो परिवर्तन है उसमें बहुत अधिक विविधता होती है। इसी के आधार पर इन्हें उपयोगी और अनुपयोगी के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि खाना पकाना हो गया, आम का पकना हो गया, दूध से दही बनना हो गया, ये सभी उपयोगी परिवर्तन है जिसका हम यूज़ करते हैं। क्यों? खाना कच्चा हम हर चीज़ नहीं कच्ची खा सकते, पका कर खाते हैं, तो वो आपका उपयोगी जो है परिवर्तन है। और दूध का फटना है, लोहे में जंग लगना है, रोटी में फफूंद लगना, ये सभी आपके अनुपयोगी परिवर्तन है। तो वही यहाँ पर नीचे लिखा है उपयोगी तथा लाभदायक जो परिवर्तन है वो आपके अनुकूलन परिवर्तन या अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, जो कि यहाँ पर आपका हेडिंग में लिखा हुआ है। यही चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो अनुपयोगी तथा जो हानिकारक परिवर्तन है वो आपके प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कि दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंद लगना। सिंपल से उदाहरण है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे कह रहा है कि कोई भी परिवर्तन कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल भी हो सकता है। ये भी अच्छा पॉइंट लिखा है, जैसे कि फसल तैयार होते समय वर्षा का होना तो अनुकूल होता है, परंतु फसल पक जाने पर यदि वर्षा हो रही है तो आपका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो फसल है वो आपकी नष्ट हो जाएगी। ये आपका एक अच्छा पॉइंट लिखा है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं इस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपको केवल और केवल यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इन पर फोकस करना है कि कौन सा एग्जाम्पल किस में आएगा। प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है कि ये जो है किसका उदाहरण है, या आपसे पूछा जाएगा कि तीव्र या मंद परिवर्तन या अनुकूल परिवर्तन में इनमें से कौन सा सही होगा। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। डेफिनेशन आपकी बहुविकल्पी में वैसे भी नहीं आती है। आगे बात करते हैं नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तो सृष्टि में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित समय पर बार बार होते हैं, जैसे कि ऋतुओं का बदलना हो गया, रात और दिन है, ये सभी आपके नियमित परिवर्तन होते हैं जो कि लगातार डेली होते हैं। और हमने देखा है कि कुछ परिवर्तन जो है उनका कोई निश्चित समय नहीं होता, वे कभी भी हो सकते हैं, जैसे आंधी है, तूफान है, बाढ़ है, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि, ज्वालामुखी का फटना, ये सभी आपके अनियमित परिवर्तन में आते हैं। तो आपने नियमित और अनियमित को समझा। नीचे लिखा हुआ है कि निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले जो परिवर्तन है वो आपके नियमित परिवर्तन कहलाते हैं, और वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता वे आपके अनियमित परिवर्तन जो है वो कहलाते हैं। बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो इसको यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है कि एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए।
सावधानी रखें कि वह फट ना जाए। आप देखेंगे कि गुब्बारे का जो आकार है वो फूलकर बड़ा हो जाता है। अब उसकी हवा जो है वो निकाल दीजिए तो वो फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो गुब्बारे का जो फूलना होता है वो आपका एक प्रत्यावर्ती परिवर्तन होता है, जो कि आपका यहाँ पर हेडिंग जो है वो लिखी हुई है। और क्योंकि हवा निकाल देने पर गुब्बारा पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाता है। क्या सभी जो परिवर्तन है वो प्रत्यावर्तित जो है वो किए जा सकते हैं? आप कहेंगे ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो एक बार घट जाती वापस से पुनः उस कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि दूध जो है उसका फटने के बाद वापस से आप दूध नहीं बना सकते, तो वो आपका प्रत्यावर्तित उदाहरण जो है वो नहीं होगा। वही यहाँ पर लिखा है। जैसे नीचे एक और लिखा है कि यदि एक धूप बत्ती या अगरबत्ती को जलाया जाए तो पूरी जलने के बाद क्या वो बची रह पाती है? आप कहेंगे नहीं, जलने के उपरांत एक नया पदार्थ बन जाता है, तो अवशेष से पुनः अगरबत्ती प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसी को लेकर यहाँ पर बताया गया है प्रत्यावर्तित, यानी कि जो आपकी यहाँ पर जो लिखा हुआ था गुब्बारे जो है उसका फूलने के बाद एक प्रत्यावर्ती का परिवर्तन है, यानी कि गुब्बारा फूलने के बाद वापस से अपनी स्थिति में लाया जा सकता है, तो प्रत्यावर्ती परिवर्तन। यदि ना लाया जा सके तो अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसी के बारे में यहाँ भी लिखा है कि जब पदार्थ परिस्थितियाँ पलट देने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है तो ऐसे परिवर्तन को प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना, तो वो वापस अपनी स्थिति में जो है वो आ जाती है। और दूसरे नंबर पे लिखा है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, वो आपका अप्रत्यावर्तित परिवर्तन जो है वो कहलाता है। जैसे कि दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना, ये सभी आपके अप्रत्यावर्तित परिवर्तन जो है वो कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराता रहूँ। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, सबसे पहले जानते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ आपका जो है वो नहीं बनता है। और भौतिक परिवर्तन के पश्चात जो सामान्यतः पदार्थ है उसकी पूर्व स्थिति पुनः जो है वो प्राप्त भी की जा सकती है। इसको थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं प्रत्यावर्तित परिवर्तन से भी जोड़ सकते हैं, जो कि आपकी आखिरी वाली लाइन लिखी है कि पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो उसमें भी हमने यही देखा था, परंतु उसमें ये नहीं पॉइंट लिखा था जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये उसकी शर्त नहीं है, ये शर्त है आपकी भौतिक परिवर्तन की। अब भौतिक परिवर्तन को आप एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं और ज़्यादा बेहतर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मोम का पिघलना। मोम पिघलने पर क्या होती है? जो मोम हमें पिघलने पर यानी कि जमने से पहले जो थी और पिघलने के बाद जो है जो प्राप्त होती है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो भी एक्चुअल में मोम ही होती है। तो आप कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मोम को जमा दें तो आप फिर से मोमबत्ती को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोम का पिघलना लिखा है। दो चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है मोम का पिघलना और एक होता है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना यदि आपसे कहा जाए तो अलग है, परंतु मोम का पिघलना यदि कहा जाए तो आपका भौतिक परिवर्तन में जो है वो आता है। चलिए अब देखते हैं अपना रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने अभी देखा, जैसे कि आपने अगरबत्ती को देखा। अगरबत्ती जलने के बाद राख हो जाती है, तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, यानी कि जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो पूर्व वाला पदार्थ आपका नहीं है, जिसमें सामान्यतः जो पूर्व पदार्थ है उसको प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। आप राख से दोबारा से मोमबत्ती जो है वो नहीं बना सकते हैं। अब इसका भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल चित्र के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जलता हुआ मैग्नीशियम का तार। तो मैग्नीशियम की जो पतली पट्टी है, फीता है या तार का टुकड़ा आप लेंगे, उसको जलाएंगे मोमबत्ती के लौ के पास, तो आपको एक सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। तो जो पाउडर है वो आप वापस से उस जो मैग्नीशियम का तार है उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन जो है उसका उदाहरण बहुत अच्छा जो है वो हो जाएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और एग्जाम्पल ही आपसे पेपर में ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एग्जाम्पल अवश्य याद होने चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक परिवर्तन के बारे में। तो प्राकृतिक परिवर्तन की यदि बात करें तो जैसे कि
मौसम जो है उसका बदलना है, बादल का आना है, वर्षा का होना है, ज्वालामुखी का फूटना है, भूकंप का आना, ज्वार भाटा आना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना आदि सभी जो है वो प्राकृतिक परिवर्तन के उदाहरण जो है वो होते हैं। तो ये सभी नेचुरल आते हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं इन सब में आएंगे। कृत्रिम परिवर्तन की बात करें तो मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन आपके कृत्रिम परिवर्तन आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बढ़ई जो है वो लकड़ी से मेज बना देता है, कुर्सियाँ तख्ते बनाते देखा होगा, मिट्टी सीमेंट ईंटों से घर और इमारतें बनाते भी आपने देखा होगा। तो ये सभी आपके कृत्रिम परिवर्तन में आते हैं। इसी प्रकार दूध से दही भी आपका इसमें आता है, घी और क्रीम बनाना भी आता है। एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली है कि कुछ परिवर्तन हैं जो कि आपका एक से अधिक परिवर्तनों में भी आते हैं। जैसे कि आपने दूध से दही अभी देखा था कि दूध से दही बनने के बाद दही को वापस से आप दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो आपका किस परिवर्तन में आपने देखा था? आपने देखा था अप्रत्यावर्तित परिवर्तन में, यानी कि वो जो उदाहरण था वो आपका कृत्रिम परिवर्तन में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल एक ही में आएगा, एक से अधिक में भी जो है वो आ सकता है। देखते हैं चलिए अब अपने अगले पॉइंट की तरफ, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित परिवर्तन को समझें तो ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता है वो आपका अनियंत्रित परिवर्तन है। जैसे कि आंधी है, तूफान है, ये सभी आपके अनियंत्रित परिवर्तन में आते हैं। तो इस प्रकार और भी लिखा है जैसे कि बादलों का आना, चंद्रमा की कलाएं, इनमें परिवर्तन होना, इन सभी क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि यह अनियंत्रित परिवर्तन होते हैं। और देखिए इन्हीं परिवर्तनों को आप प्राकृतिक परिवर्तन में भी रख सकते हैं। मैंने क्या बताया अभी कि एक परिवर्तन को एक से अधिक परिवर्तनों में रखा जा सकता है। नियंत्रित परिवर्तन की बात करें तो जैसे कि बिजली के पंखे की जो गति है उसको तेज़ या धीमा आप कर सकते हैं। उस स्विच लगा होता है जो लालटेन की, इसी प्रकार रोशनी को भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसी प्रकार साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कोई भी वाहन चलाते हैं, उन सभी को नियंत्रित आप कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को जिन पर अपना नियंत्रण आप रहता है या व्यक्ति का नियंत्रण होता है वो आपका नियंत्रित परिवर्तन में जो है वो आता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ, जटिल परिवर्तन। अब जटिल परिवर्तन क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं जैसे पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, गैस है, कोयला है आदि का हम यूज़ करते हैं दिन पर दिन, या इसका जो यूज़ है वो बढ़ता भी जा रहा है, अब ये देख रहे हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि प्राप्त कहाँ से होता है, कैसे बनता है? तो ये इन्हें हम जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं और इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अनवीकरणीय, यहाँ पर एक वर्ड बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अनवीकरणीय और नवीकरणीय होता क्या है उसको समझिए। अनवीकरणीय स्रोत में वे स्रोत आते हैं जो कि आप यूज़ करेंगे और एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि उनका सीमित उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि मिट्टी का तेल है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सभी अनवीकरणीय स्रोत में आते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट नवीकरणीय स्रोत में वे आते हैं जो कभी ना ख़त्म हो, जैसे कि आपकी वायु। तो ये सभी दोनों के डिफरेंस के अंतर्गत ध्यान रखिएगा। बात कर रहे थे हम जटिल परिवर्तन की, तो जैसे कि ये सब हमने बात की, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला, तो ये जो बनते हैं वो जटिल परिवर्तन के बाद ही बनते हैं। तो वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आप देखते हैं जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीवाश्म हो गए। जीवाश्म क्या होता है? जो जीवों के बचे हुए अंश होते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई जानवर मर गया, कोई पशु पक्षी मर गया, कोई कुछ भी पेड़ पौधा भी हो गया, लकड़ी हो गई, तो सभी क्या होते हैं? भूमि के नीचे दबते जाते हैं लेयर, और बहुत सालों तक उसमें ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद वो परिवर्तित हो जाते हैं आपके इन्हीं में, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। तो यहीं से आपका जो परिवर्तन होता है, जटिल परिवर्तन, इसी को हम जो है वो जानते हैं। तो यहाँ तक हमारे सभी परिवर्तन समाप्त होते हैं। अब एक तो लाइनें हैं उनको देख लेते हैं। ये हमारे लास्ट कुछ लाइनें हैं। जैसे कि कुछ परिवर्तन जो है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे कि थोड़ा ग्लूकोज अपनी जीभ पर रखें या थोड़ा सा अल्कोहल अपनी हथेली पर रखें तो कैसा अनुभव करते हैं? दोनों ही परिस्थितियों में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, इसलिए जीभ या हथेली पर ठंडक महसूस होती है। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर समझाया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर यह भी लिखा है कि कुछ परिवर्तन जो है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा जो है उसका अवशोषण भी होता है। इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया, जैसे कि विद्युत स्विच ऑन करने पर बल्ब जल जाता है जिससे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। पंखा चलने पर विद्युत प्रेस गर्म हो जाता है, तो उसी को ऊर्जा जो है उसका अवशोषण के जरिए जो है वो समझाया गया है।
इसी प्रकार आगे देखें तो जो अनेक परिवर्तन है उसमें विद्युत ऊर्जा का भी उपयोग होता है, आप सभी जानते हैं। कुछ परिवर्तन है जिनमें सौर ऊर्जा का भी उपयोग होता है, आपने आसपास देखा भी अवश्य होगा। कुछ परिवर्तन है उनके लिए ध्वनि ऊर्जा भी आवश्यक होती है। कुछ परिवर्तन है जो आघात पहुंचाने पर जो है वो होते हैं, और कुछ परिवर्तन हैं जिनमें चुंबकीय ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। चुंबकीय ऊर्जा के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, जैसे एक कागज़ पर कुछ आलपिन आप रखेंगे, एक छड़ चुंबक को इनके पास लाएंगे, क्या होता है, आलपिन चुंबक से चिपक जाती हैं। प्रत्येक में जो चुंबकीय गुण है वो आ जाता है। तो लोहे की भारी वस्तु को उठाने के लिए जैसे कि क्रेन में चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा है, कुछ परिवर्तन में चुंबकीय ऊर्जा का भी उपयोग जो है वो किया जाता है। तो हमारे सभी जो है यहाँ तक चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम सबसे पहले देखेंगे पिछले वाले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर किसने किसने कमेंट में सही दिया था वो, और सबसे लास्ट में हम इसी पूरे चैप्टर पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से यदि आप अभी तक नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं किसका उत्तर सही था। उत्तर मैं बता दूं तो 30.48 बिल्कुल सही था। तो प्रेमगिरी बिल्कुल सही है। श्वेता दीक्षित इन्होंने ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन सी वहाँ पर सही था। शशांक वाजपेयी ऑप्शन सी, श्याम सिंह ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। साहिना खान आंसर 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पर उन्होंने लिखी है, 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 गज में 3 फुट बिल्कुल जो है वो सही है। इसी प्रकार रिया कुमारी ऑप्शन सी सही है, वंदना यादव ऑप्शन सी सही है, योगेंद्र कुमार ऑप्शन सी सही है, अवनी जी भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 12 इंच बराबर 30.48 यानी कि यहाँ से लिखा है 1 फुट बराबर 12 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर। सादिया शहजादा बिल्कुल सही है, मालती मौर्य भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार साधना भारती जो है इनका भी आंसर बिल्कुल सही है। नूर हसन जो है 1 फीट बराबर 30.48 बिल्कुल सही है। नैन्सी जो है वो बिल्कुल सही है। वीर भाई बिल्कुल सही है। प्रिया रॉय 1 फुट बराबर 12 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। चंद्र प्रकाश भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। रुचि सिंह जो है वो यहाँ पर ऑप्शन सी सही दिया है। रवि कुमार बिल्कुल सही है। रोमित सिंह जो है वो बिल्कुल सही है। ब्रजेश कुमार बिल्कुल सही है। मनीष यादव ऑप्शन बी नहीं सही था, ऑप्शन सी जो है वो सही था। प्रेरणा साइनी बिल्कुल सही है। प्रियंका जायसवाल लास्ट मैसेज, और सभी के कमेंट समाप्त। चलिए अब देखते हैं इस कंप्लीट चैप्टर पर आधारित जो है वो 3 प्रश्न हम देखेंगे और चौथा वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन जो है उनमें पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने आपको बताया भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो आप कह सकते हैं इन सभी परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनना है, तो पदार्थ के जो अणु हैं उनकी संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रत्यावर्तित से पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूज बहुत करता है। दूध का फट जाना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, या सब्जी का पकना। अब प्रत्यावर्तित मैंने क्या बताया, जो कि आप कोई परिवर्तन हो उसको दोबारा से वापस से पलट सकें। यानी कि जो दूध है यदि एक बार फट गया तो क्या दूध फटने के बाद वापस से आप उसे दूध बना सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, तो आपका ऑप्शन 1 कट जाएगा। मोम का पिघलना, आप यदि मोम जो है वो पिघली है उसको आप जमा दें तो क्या वापस से वो मोम बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। मोमबत्ती का जलना, मैंने आपसे क्या कहा था, पिघलना मोमबत्ती का और जलना अलग है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जलने पर वाष्प बन जाती है। आप देखिए मोमबत्ती बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में ही यदि आप जलाते हैं दीपावली में ही तो नीचे जो है थोड़ी सी बचती है, बाकी वो जल जाती है। तो मोमबत्ती जलने पर वापस से प्राप्त नहीं होती है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। परंतु मोम पिघलने पर वापस से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सब्जी पकने के बाद दोबारा से उसे आप कच्ची नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन 4 भी कट जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज़ के बड़े टुकड़े जो हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो परिवर्तित करना,
तीसरा कह रहा है कागज़ का जलना और चौथा कह रहा है कांच की बोतल का टूटना। आपको रासायनिक परिवर्तन जो है वो बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बताया कि एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है और उससे आप जो पहले पदार्थ था उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन को चेक करते हैं। तो कोयला यदि आप पीस देंगे, उसको पाउडर बना लेंगे, तो क्या पाउडर से दोबारा से कोयला नहीं बन जाएगा? आप कहेंगे बन सकता है। तो आपका ऑप्शन 1 रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता है। दूसरा कह रहा है कागज़ के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो क्या जो छोटे टुकड़े हैं उसकी लुगदी बनाकर वापस से आप कागज़ नहीं बना सकते? आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 भी रासायनिक परिवर्तन से कट जाएगा। कागज़ का जलना यदि बात करें तो कागज़ जलने के बाद वो आपका कागज़ नहीं रह जाता, यानी कि जला हुआ कागज़ वापस से आप कागज़ नहीं बना सकते। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। रासायनिक परिवर्तन में कागज़ का जलना आता है और कागज़ की बोतल का टूटना यदि दिखाएं तो टूटी हुई बोतल जो कांच है उसको पिघला कर वापस से बोतल बनाई जा सकती है। यानी कि आपका ऑप्शन 4 भी कट जाएगा। तो बचेगा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर 3 कागज़ का जलना, जो कि रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं आप वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि ज्वालामुखी का फूटना मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है या अनियमित परिवर्तन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सारी चीज़ें हमने चारों के बारे में पढ़ा है। यदि आपको ना इस समय उत्तर समझ में आए तो आप वापस से उस चीज़ को जाकर देख सकते हैं, फिर अपना उत्तर ऑप्शन 1 2 3 4 टाइप करके भी बता सकते हैं या ABCD टाइप करके भी जो है वो बता सकते हैं। तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए। जितने लोग इसका उत्तर देंगे अगले वाले पार्ट में हम दिखाएंगे, जैसे कि इस वाले पार्ट में भी आपने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।